नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल बुक ट्यूबर विशाल पर। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 11वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो है हार को जीत में कैसे बदलें। इस अध्याय में श्वार्ट्ज जी हमें बताते हैं कि हमें किसी भी हार को अपने लाभ में कैसे बदलना चाहिए। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इन दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियां अलग अलग होती हैं। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, कई शादीशुदा होते हैं, कई कुंवारे होते हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है, हर व्यक्ति हारा हुआ है, पिटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वह घुटने टेक चुका है। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है, जो उसकी जिंदगी का वाटरलू साबित हुई। मानवीय अनुभव की ये दास्तानें, मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर भाग गई से लेकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बची थी, से लेकर मैंने 2 काम ऐसे किए जिससे मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और मैं यहाँ चला आया। जब हम स्किड रो यानी असफलता के दलदल से ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेज औसत व्यक्ति के इलाके में पहुँचते हैं, तो हम जीवन स्तर में स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। परंतु हम एक बार फिर ये देखते हैं कि मिस्टर औसत व्यक्ति भी अपनी औसत परिस्थितियों के लिए मूलतः वही कारण बताते हैं जो मिस्टर असफल ने बताए थे। अंदर से मिस्टर औसत व्यक्ति हारा हुआ महसूस करते हैं। जिन परिस्थितियों से वे चोट खाए हैं, उनके घाव अब भी नहीं भरे हैं। अब वे अति सावधान हो गए हैं। अब वे रुक रुक कर चलते हैं, सीना तान कर नहीं चलते। विजयी सेनापति की तरह सिर उठाकर नहीं चलते, बल्कि हारे हुए असंतुष्ट सिपाही की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। वे हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु वे अपनी औसत जिंदगी की सजा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते हैं। इस व्यक्ति ने भी हार के सामने समर्पण कर दिया है, परंतु इसने ये समर्पण तार्किक रूप से, अच्छे ढंग से, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से किया है। अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए लोग मौजूद हैं। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, हर क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं कि ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतिहर घरों और झोपड़ियों से यानी हर पृष्ठभूमि से आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थिति को झेल चुके हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल में समानता हो सकती है उम्र, बुद्धि, पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता या कोई और चीज जो आपके दिमाग में आए। इन सभी बातों में इन लोगों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु इनमें एक बड़ा फर्क होता है। उन लोगों का हार के बारे में नजरिया अलग अलग होता है। जब मिस्टर असफल गिर जाते हैं, तो वे दोबारा नहीं उठ पाते। वे वहीं पड़े रहते हैं, कराहते हुए, अपनी चोट को सहलाते हुए। मिस्टर औसत अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं, और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो फिर उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा ना गिरें। परंतु मिस्टर सफल जब गिरते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने की बात भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मेरा एक करीबी दोस्त बहुत ही सफल मैनेजमेंट सलाहकार है। जब आप उसके ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपको सचमुच ऐसा लगता है जैसे आप किसी पॉश इलाके में आ गए हैं। फर्नीचर इतना शानदार होता है, गलीचे इतने आलीशान, ग्राहक इतने महत्वपूर्ण और माहौल इतना व्यस्त कि आप पहली ही नजर में यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कंपनी बहुत सफल और समृद्ध होगी। कोई आलोचक ये कह सकता है, इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति आसानी से बना सकता है, परंतु आलोचक गलत है। इस तरह का माहौल चालाक व्यक्ति ने नहीं बनाया। यह माहौल किसी प्रतिभाशाली या अमीर या खुशकिस्मत व्यक्ति ने भी नहीं बनाया। यह माहौल सिर्फ शब्द के प्रयोग में मुझे संकोच होता है, क्योंकि सिर्फ का मतलब आपको बहुत थोड़ा लग सकता है। एक लगनशील व्यक्ति ने बनाया, जिसने कभी यह नहीं सोचा कि वह हार गया है।
इस समृद्ध और प्रतिष्ठित कंपनी के पीछे उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ऊपर आने के लिए संघर्ष किया। बिजनेस के शुरुआती 6 महीनों में ही उसने अपनी 10 साल की बचत गंवा दी। वह कई महीनों तक अपने ऑफिस में ही रहा क्योंकि उसके पास किराए के घर के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई अच्छी नौकरियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करे। जितनी बार उसके संभावित ग्राहकों ने उसे हाँ कहा, उससे 100 गुना ज्यादा लोगों ने ना कहा। सफल होने के लिए उसने 7 साल कड़ी मेहनत की, परंतु मैंने इस दौरान एक बार भी उसके मुंह से शिकायत नहीं सुनी। वह कहता था, डेव, मैं सीख रहा हूँ। इस बिजनेस में काफी प्रतियोगिता है और चूंकि यह अप्रत्यक्ष बिजनेस है इसलिए इसे बेचना मुश्किल है, परंतु मैं अब सीख रहा हूँ। और उसने इसे सीख ही लिया। एक बार मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस अनुभव से उसकी काफी ऊर्जा बाहर निकल जाती होगी, परंतु उसका जवाब था, नहीं, यह मेरे अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा है, बल्कि मेरे अंदर कुछ भर रहा है। हु इज हु इन अमेरिका में लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप पाएंगे कि जो लोग बहुत सफल हुए हैं उन्हें कई बार असफलता झेलनी पड़ी है। सफल लोगों के इस अभिजात्य समूह ने विरोध सहन किया, लोगों के ताने सहे, राह में बाधाएं और तकलीफें झेली, असफलताओं का दौर झेला, व्यक्तिगत दुर्भाग्य सहा। महान लोगों की जीवनियां पढ़ें और आप यहाँ भी पाएंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे। या इसके बजाय ऐसा करें, अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट की पृष्ठभूमि जानें या अपने शहर के मेयर की या किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लें जिसे आप सचमुच सफल मानते हों। जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ी असली बाधाएं पार की हैं और तब जाकर वह सफल हुआ है। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें। आइए देखें कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। मैंने व्यावसायिक एयरलाइनों के आंकड़े देखे जिनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। हवाई यात्रा आजकल बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन CAA तत्काल जांच शुरू कर देता है कि दुर्घटना का कारण क्या था। मीलों दूर तक फैले मलबे को इकट्ठा किया जाता है। विशेषज्ञों का समूह ये विचार करता है कि क्या हुआ होगा जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। गवाह और जिंदा बचे लोगों से बातचीत की जाती है। जांच कई हफ्ते, कई महीने तक चलती है जब तक कि इस सवाल का जवाब न मिल जाए, ये दुर्घटना क्यों हुई। एक बार CAA को जवाब मिल जाता है तो तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि फिर कभी इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। अगर दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई थी तो उसी तरह के दूसरे जहाजों में उस तकनीकी दोष को दूर किया जाता है। अगर कोई यंत्र दोषपूर्ण होता है तो उसमें सुधार किया जाता है। आधुनिक हवाई जहाज में हजारों सुरक्षा यंत्र CAA की इसी तरह की जांचों के परिणामस्वरूप तैयार हुए हैं। CAA के अध्ययन से हवाई यात्राएं पहले से ज्यादा सुरक्षित होती जाती हैं। असफलताओं से सीखने की प्रेरणा इसी को कहते हैं। डॉक्टर्स भी असफलताओं के सहारे बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर यह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था। इस तरह वे मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगियां बचा पाते हैं। मेरा एक दोस्त सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो हर महीने अपने सेल्समैनों को ये बताने के लिए एक मीटिंग करता है कि वे कोई महत्वपूर्ण बिक्री क्यों नहीं कर पाए। ग्राहक और सेल्समैन के बीच की पूरी वार्ता का विश्लेषण किया जाता है और यह सीखा जाता है कि किस तरह भविष्य में ऐसी गलतियां न की जाएं जिनसे असफलता मिली। यही सफल फुटबॉल कोच भी करते हैं, जो जितने मैच हारते हैं उससे कहीं ज्यादा मैच जीतते हैं। वे भी अपनी टीम के साथ हर मैच का विश्लेषण करते हैं और खिलाड़ियों को उनकी गलतियां बताते हैं। कई कोच तो हर मैच की वीडियो फिल्म भी बनवाते हैं ताकि टीम अपनी आंखों के सामने अपनी गलत चालों को देख सकें। इसका उद्देश्य है टीम अगला मैच बेहतर खेले। CAA के अधिकारी, सफल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर, फुटबॉल कोच और हर क्षेत्र के प्रोफेशनल सफलता के इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लो। जब हम असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। प्रोफेसर जानते हैं कि फेल होने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से ही सफलता की उसकी संभावना पता चलती है। जब मैं डेट्रॉइट में वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो मैंने एक सीनियर विद्यार्थी को फेल कर दिया था। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इससे विद्यार्थी को गहरा धक्का लगा।
उसने ग्रेजुएशन के बाद की योजनाएं बना ली थीं और इस कारण उसकी हंसी उड़ना तय थी। उसके पास दो विकल्प थे, या तो वह 1 साल और पढ़कर परीक्षा पास करे या फिर वह बिना डिग्री लिए कॉलेज छोड़कर चला जाए। मुझे आशा थी कि अपनी असफलता पर विद्यार्थी निराश होगा, शायद वह उत्तेजित भी हो। जब मैंने उसे यह समझाया कि वह असफल क्यों हुआ था, तो उसने यह माना कि उसने इस बार ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। परंतु उसने कहा, मेरा पिछला रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है। आपने उसे ध्यान में क्यों नहीं रखा? मैंने उसे बताया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम हर साल का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। मैंने ये भी जोड़ा कि कठोर शैक्षणिक नियमों के चलते नंबर तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब जांचने वाले प्रोफेसर ने कोई गलती की हो। जब विद्यार्थी को ये पता चला कि उसके नंबर बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वह काफी गुस्सा हो गया। उसने कहा, प्रोफेसर, मैं आपको इस शहर के 50 लोगों के नाम गिना सकता हूँ जो बेहद सफल हैं पर वे कभी कॉलेज नहीं गए, न ही उनके पास कोई डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री का महत्व ही क्या है? परीक्षा में थोड़े खराब नंबर मिलने के कारण क्या मुझे मेरी डिग्री नहीं मिलेगी? भगवान का शुक्र है, उसने आगे कहा, बाहर की दुनिया में लोग आप जैसे प्रोफेसरों की तरह नहीं सोचते। इस टिप्पणी के बाद मैं 45 सेकंड तक रुका। मैंने ये सीखा है कि जब आपकी आलोचना हो, तो वाकयुद्ध से बचने का एक अच्छा तरीका जवाब देने में देरी करना है। फिर मैंने अपने विद्यार्थी से कहा, तुम्हारी ज्यादातर बातें सही हैं। ऐसे कई बेहद सफल लोग हैं जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है, या जिन्होंने इस डिग्री का नाम तक नहीं सुना है। और ये तुम्हारे लिए भी संभव है कि तुम बिना डिग्री के जीवन में सफल हो जाओ। पूरे जीवन के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का तुम्हारे जीवन की सफलता या असफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु फेल होने के प्रति तुम्हारे रवैये से बहुत फर्क पड़ सकता है। वह कैसे? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, बाहर की दुनिया में भी लोग आपको उसी तरह नंबर देते हैं जैसे हम लोग देते हैं। वहाँ भी इसी बात का महत्व होता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं। बाहर की दुनिया में भी कोई आपको घटिया काम करने के लिए प्रमोशन नहीं देगा, न ही आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर रुका ताकि उसे पूरी बात समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें एक सुझाव दूं? अभी तुम बहुत निराश हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और अगर इस बात पर तुम उत्तेजित हुए हो, तो मैंने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। मैं चाहता हूं तुम इस अनुभव को सकारात्मक तरीके से लो। ये तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इस सबक को सीख लो और आज से 5 साल बाद जाकर तुम्हें यह एहसास होगा कि यह तुम्हारे द्वारा सीखी गई जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक है। मैं ये जानकर खुश हुआ कि कुछ ही दिनों बाद उस विद्यार्थी ने एक बार फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बार वह बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसके बाद वह खास तौर पर मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि हमारी पहले वाली मुलाकात ने उस पर गहरा असर डाला था और उसने उस चर्चा से बहुत कुछ सीखा था। आपके कोर्स में फेल हो जाने से मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने कहा। यह अजीब लगेगा, प्रोफेसर, परंतु अब मैं खुश हूं कि मैं पहली बार में पास नहीं हुआ। हम हार को जीत में बदल सकते हैं। सबक सीखो, उसे अपने जीवन में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ। फिल्मों के शौकीन लोग महान अभिनेता बैरीमो को कभी नहीं भूल। 1936 में बैरीमो के नितंब में फ्रैक्चर हो गया। ये फ्रैक्चर कभी ठीक नहीं हो पाया। कई लोगों को लगा कि मिस्टर बैरीमो की जिंदगी खत्म हो गई, परंतु नहीं, मिस्टर बैरीमो को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने इस बाधा को दूर करके अपने अभिनय की सफलता से भी बड़ी सफलता का रास्ता बना लिया। अगले 18 सालों तक दर्द के बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे दर्जनों सफल भूमिकाओं में अभिनय किया। 15 मार्च 1945 को कॉल्विन विलियम्स फ्रांस में एक टैंक के पीछे चल रहे थे। टैंक एक बारूदी सुरंग से टकराया, उसमें विस्फोट हुआ और इससे मिस्टर विलियम्स हमेशा के लिए अंधे हो गए। परंतु ये दुर्घटना मिस्टर विलियम्स को पादरी और सलाहकार बनने के अपने लक्ष्य का पीछा करने से नहीं रोक पाए। जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया और वह भी ऑनर्स के साथ, तो विलियम्स ने कहा कि उनके विचार से उनका अंधापन उनके चुने गए करियर में एक वरदान साबित होगा। मैं कभी बाहरी चीजों को देखकर निर्णय नहीं लूंगा, इसलिए मैं हमेशा व्यक्ति को दूसरा मौका दूंगा। मेरे अंधेपन से मुझे ये लाभ भी होगा कि कोई व्यक्ति कैसा भी दिखे, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा। मैं इस तरह का इंसान बनना चाहता हूं जिसके पास कोई भी आ सके और बेझिझक आकर अपने दिल की बात कह सके। क्या यह एक शानदार उदाहरण नहीं है कि किस तरह एक क्रूर, कटु हार को जीत में बदला जा सकता है? हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त स्टॉक मार्केट में सफल और प्रसिद्ध निवेशक है।
वह अपने निवेश के हर निर्णय को अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर लेता है। एक बार उसने मुझे बताया, जब मैंने 15 साल पहले निवेश करना शुरू किया तो मेरे हाथ कई बार जले। ज्यादातर शुरुआती लोगों की तरह मैं भी फटाफट अमीर बनना चाहता था, परंतु इसके बजाय मैं जल्दी ही दिवालिया हो गया। परंतु इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी। मुझे अर्थव्यवस्था की मूलभूत शक्ति का ज्ञान था और मैं ये जानता था कि लंबे समय में अच्छी तरह चुने गए शेयरों में निवेश करना समझदारीपूर्ण होता है। तो मैंने अपने शुरुआती बुरे निवेशों को अपनी शिक्षा की कीमत मान लिया। वह हंसते हुए कहता है। दूसरी तरफ, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक दो मूर्खतापूर्ण निवेश करने के बाद शेयर विरोधी बन जाते हैं। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के बजाय और एक अच्छी संस्था से जुड़ने के बजाय, वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने का मतलब है जुआ खेलना, एक ऐसा जुआ जिसमें देर सबेर हर व्यक्ति हारता है। हर असफलता से कुछ न कुछ बचाने का फैसला करें। अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ हो तो शांत हो जाएं और यह पता लगाएं कि गड़बड़ कहां शुरू हुई थी। इससे आप उसी गलती को दोबारा करने से बच सकते हैं। अगर हम कुछ सीखें तो असफल होना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। हम इंसान भी अजीब होते हैं। अपनी सफलताओं का श्रेय तो हम पूरा लेना चाहते हैं। जब हम जीतते हैं तो हम पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है कि हम लोगों के मुंह से ये सुनना चाहें, यही वह व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा काम किया। परंतु अपनी असफलता का श्रेय व्यक्ति तत्काल किसी दूसरे के मत्थे मर देता है। जब सामान नहीं बिकता तो सेल्समैन ग्राहकों को दोष देते हैं। अफसरों के लिए ये स्वाभाविक है कि वे गलत काम होने पर कर्मचारियों या दूसरे अफसरों को दोष दें। घरेलू लड़ाइयों और समस्याओं के लिए पति अपनी पत्नियों को दोष देते हैं और पत्नियां अपने पतियों को। ये तो सच है कि इस जटिल संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु ये भी सच है कि ज्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों व गलतियों के कारण हारते हैं। सफलता के लिए खुद को इस तरह तैयार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं, जितना बनना इंसान के लिए संभव है। अपने आप को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर निष्पक्ष दृष्टि से खुद का और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। ये देखें कि क्या आप में ऐसी कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप जानते न हो। अगर आप में ऐसी कमजोरी है तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। कई लोग खुद को देखने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे सुधार की संभावना देखने में असफल हो जाते हैं। महान मेट्रोपॉलिटन ओपेरा स्टार रिसे स्टीवंस ने रीडर्स डाइजेस्ट जुलाई 1955 में कहा कि उसे सबसे अच्छी सलाह अपने जीवन के सबसे दुखद क्षण में मिली। अपने करियर की शुरुआत में मिस स्टीवंस मेट्रोपॉलिटन ओपेरा ऑडिशंस ऑफ द ईयर में असफल हो गई। हारने के बाद मिस स्टीवंस कड़वाहट से भरी हुई थी। मैं ये सुनना चाहती थी, उसने कहा, कि मेरी आवाज वास्तव में दूसरी लड़की से सचमुच बेहतर थी, कि निर्णायकों का फैसला गलत था, कि मैं इसलिए नहीं जीत पाई क्योंकि मेरे पास सही जुगाड़ नहीं थी। परंतु मिस स्टीवंस की टीचर ने उसे कोई झूठी सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मिस स्टीवंस से कहा, देखो बेटा, अपनी गलतियों का सामना करने की हिम्मत जुटाओ। हालांकि मैं आत्मदया के शब्द सुनना चाहती थी, मिस स्टीवंस ने कहा, परंतु अपनी टीचर के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे। उस रात उन शब्दों ने मुझे जगा दिया। मैं तब तक नहीं सो पाई जब तक कि मैंने अपनी कमियों का सामना नहीं कर लिया। अंधेरे में लेटे लेटे मैंने खुद से पूछा, मैं क्यों असफल हुई? मैं अगली बार किस तरह जीत सकती हूँ? और मैंने माना कि मेरी आवाज़ की रेंज सचमुच उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, कि मुझे और भाषाएं सीखनी चाहिए, कि मुझे और ज़्यादा भूमिकाएं सीखनी चाहिए। मिस स्टीवंस ने आगे बताया कि किस तरह अपनी कमियों का सामना करने से उसे न सिर्फ स्टेज पर सफलता मिली, बल्कि अपनी गलतियों को मानने से उसके ज़्यादा दोस्त भी बने और वह ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। खुद का अच्छा आलोचक होना अच्छी बात है, बशर्ते कि आलोचना रचनात्मक हो। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों को दोष देना विध्वंसात्मक है। सामने वाले की गलती साबित करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। रचनात्मक रूप से खुद की आलोचना करें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में न हिचकिचाएं। सच्चे प्रोफेशनल बने। वे अपनी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। इसी कारण वे सफल प्रोफेशनल बनते हैं। परंतु अपनी गलतियां सिर्फ इसलिए न ढूंढें ताकि आप खुद के सामने ये बहाना बना सकें, यह एक और कारण है जिससे मैं असफल होता हूँ। इसके बजाय अपनी गलतियों को इस तरह से देखें, यह एक और तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूँ।
महान एल्बर्ट हबार्ड ने एक बार कहा था, असफल व्यक्ति वह होता है जिसने बड़ी गलतियां की तो हैं, परंतु जो अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाया। उद्धरण चिन्ह। अक्सर हम अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं, अरे गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। परंतु जरा रुकें और सोचें, गेंद की उछाल की भी कोई न कोई वजह होती है। गेंद बिना कारण के यूं ही किसी दिशा में नहीं उछलती। गेंद का उछाल 3 कारणों से निर्धारित होता है। एक तो गेंद, फिर जिस तरीके से इसे फेंका जाता है, और तीसरे जिस सतह से यह टकराती है। निश्चित भौतिक नियम गेंद की उछाल का कारण तय करते हैं, इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। मान लें कि एक रिपोर्ट जारी करे और कहे, हमें खेद है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु हम क्या करें, गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है। आप कहेंगे कि अब ए को बदल देना चाहिए। या अगर कोई डॉक्टर किसी रिश्तेदार से कहे, मुझे खेद है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ, ये तो किस्मत की बात थी। जब आप या आपका कोई दूसरा रिश्तेदार बीमार होगा, तो आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है वाली शैली हमें कुछ नहीं सिखाती। जब हम अगली बार उसी तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम वही गलती करने से सिर्फ इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि हमने अपनी पिछली गलती से सबक नहीं सीखा था। वह फुटबॉल कोच जो शनिवार का मैच हार जाने के बाद अपनी टीम से कहता है, चिंता मत करो, गेंद तो इसी तरह से टप्पे खाती है, अपनी टीम की गलतियां ढूंढने में मदद नहीं कर रहा है, जिससे अगले शनिवार को होने वाले मैच में उन गलतियों को सुधारा जा सके। डेबॉन, मिशिगन के मेयर ऑरविल हबार्ड 17 सालों से लगातार मेयर हैं और देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नगरीय प्रशासकों में से एक हैं। डेबॉन के मेयर बनने के 10 साल पहले मिस्टर हबार्ड भी बदकिस्मती का बहाना बना सकते थे और राजनीति छोड़ सकते थे। लगातार विजेता बनने के पहले ऑरविल हबार्ड 3 बार बदकिस्मत रहे थे क्योंकि उन्हें मेयर पद के लिए नामांकित ही नहीं किया गया था। 3 बार उन्होंने स्टेट सेनेटर के लिए नामांकन हासिल करने की कोशिश की थी, परंतु वे असफल हुए। एक बार तो वे कांग्रेस के लिए नामांकन की दौड़ से ही बाहर हो गए थे। परंतु ऑरविल हबार्ड ने अपनी पराजयों का अध्ययन किया, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक शिक्षा का हिस्सा माना, और आज वे स्थानीय सरकार के सबसे मंजे हुए, सबसे अपराजय राजनेताओं में से एक हैं। किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो सीखें। ज्यादातर लोग जिंदगी में अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते समय बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत या तकदीर को दोष देते हैं। ये लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं और सहानुभूति की तलाश करते हैं, और चूंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, इसलिए वे ज्यादा बड़े, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर होने के अवसर देखने में असफल रहते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। किस्मत को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। मेरा एक दोस्त साहित्यिक सलाहकार, लेखक और आलोचक है। उसने मुझसे हाल ही में एक सफल लेखक के गुणों के बारे में चर्चा की। बहुत से भावी लेखक, उसने बताया, लिखने के बारे में गंभीर नहीं रहते। वे कुछ समय तक कोशिश करते हैं, परंतु जब उन्हें पता चलता है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, असली काम करना पड़ता है, तो वे लिखना छोड़ देते हैं। मैं इन लोगों को नहीं झेल पाता क्योंकि ये लोग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जबकि ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। परंतु उसने आगे कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि केवल लगन ही पर्याप्त होती है। वास्तव में केवल लगन काफी नहीं होती। अभी हाल में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने 62 कहानियां लिखी हैं, परंतु उनमें से एक भी नहीं छपी। स्पष्ट रूप से वह लेखक बनने के अपने लक्ष्य के प्रति लगनशील है, परंतु इस व्यक्ति के साथ समस्या यह है कि वह हर कहानी एक ही तरह से लिखता है। उसने अपनी कहानियों के लिए एक फॉर्मूला बना लिया है। वह अपनी सामग्री के साथ कोई प्रयोग नहीं करता, उसके प्लॉट और पात्र, यहाँ तक कि उसकी शैली भी नहीं बदलती। मैं अब इस लेखक को ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह नई शैलियों और नई तकनीकों को सीखे। उसमें प्रतिभा है और अगर वह कुछ प्रयोगशीलता सीख ले, तो मुझे विश्वास है कि लेखक के रूप में वह सफल हो सकता है। परंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक उसे एक के बाद एक रिजेक्शन स्लिप मिलती रहेगी। साहित्यिक सलाहकार की सलाह अच्छी थी, हम में लगन होना चाहिए, परंतु लगन सफलता के तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार लगातार कोशिश कर सकते हैं, और इसके बावजूद हम असफल हो सकते हैं जब तक कि हम में लगन और प्रयोगशीलता का तालमेल न हो। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वे अमेरिका के सर्वाधिक लगनशील वैज्ञानिकों में से एक थे।
ये बताया गया है कि बिजली के बल्ब की खोज से पहले उन्होंने हजारों प्रयोग किए, परंतु ये ध्यान दें, एडिसन में लगन के साथ ही प्रयोगशीलता भी थी। वे बिजली के बल्ब को विकसित करने के अपने लक्ष्य में जुटे रहे, परंतु उन्होंने लगन के साथ प्रयोगशीलता को भी मिला दिया। एक ही दिशा में लगन से जुटे रहना सफलता की गारंटी नहीं है, परंतु लगन और प्रयोगशीलता के समन्वय से सफलता की गारंटी मिल जाती है। मैंने हाल ही में तेल खोजने की प्रक्रिया के बारे में एक लेख पढ़ा। इसमें लिखा गया था कि तेल का कुआं खोदने से पहले तेल कंपनियां चट्टानों का सर्वे करती हैं, परंतु उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद भी 8 में से 7 कुएं सूखे निकलते हैं। तेल कंपनियां अपनी तेल की खोज में तो लगनशील रहती हैं, परंतु वे एक ही कुएं को मूर्खतापूर्ण गहराई तक खोदने में नहीं जुटी रहती। इसके बजाय जब कॉमन सेंस से वे ये जान लेती हैं कि पुराने कुएं से तेल नहीं निकलेगा, तो वे एक नए कुएं को खोदने का प्रयोग करने लगती हैं। कई महत्वाकांक्षी लोग जीवन में प्रशंसनीय लगनशीलता और महत्वाकांक्षा के साथ जिंदगी भर जुटे रहते हैं, परंतु वे कभी इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें प्रयोगशीलता नहीं होती, वे नई शैलियों का प्रयोग नहीं कर पाते। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, इसे 1 इंच भी इधर उधर न हिलाएं, परंतु अपने सिर को किसी दीवार से भी न फोड़ें। अगर आपको परिणाम नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। जिन लोगों में बुलडॉग जैसी लगनशीलता होती है, जो एक बार किसी चीज को पकड़ लेने पर उसे नहीं छोड़ते हैं, उनमें सफलता का एक मूलभूत तत्व होता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनसे आप प्रयोगशीलता सीख सकते हैं, और लगनशीलता के साथ इसके समन्वय के बाद आप आसानी से सफल हो सकते हैं। 1. खुद को बताएं, कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे ही आप खुद को बताते हैं, मैं हार गया हूँ, मैं इस समस्या से नहीं जीत सकता, आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं, और इनमें से प्रत्येक विचार आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, कि आप वास्तव में हार चुके हैं। इसके बजाय यह विश्वास करें, इस समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा, और तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई न कोई तरीका तो है, ये सोचना, यह विश्वास करना सचमुच महत्वपूर्ण है। विवाह परामर्शदाता भी विवाह को नहीं बचा सकते जब तक कि एक या दोनों जीवनसाथी यह न सोचें कि एक बार फिर साथ रहना संभव है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई शराबी तब तक शराबी ही बना रहेगा जब तक कि उसे यह यकीन न हो जाए कि वह शराब की आदत को छोड़ सकता है। इस साल हजारों नई कंपनियां बनेंगी, 5 साल बाद इनमें से बहुत कम कंपनियां ही बची रह पाएंगी। असफल होने वाली ज्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। असली समस्या यह है कि जब ज्यादातर लोगों के सामने मुश्किलें या बाधाएं आती हैं, तो वे केवल पराजय के बारे में ही सोचते हैं और इसी कारण वे हार जाते हैं। जब आप मानते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, तो आप अपने आप नकारात्मक ऊर्जा चलिए हम छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं को सकारात्मक ऊर्जा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जुटे रहना चाहिए में बदल लेते हैं। कोई भी समस्या या मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसी लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझेंगे। अगर आप मानते हैं कि यह नहीं सुलझ सकती, तो ये सचमुच नहीं सुलझेगी। यह विश्वास रखें कि यह सुलझ सकती है और इसके बाद आपके मन में इसके समाधान अपने आप आने लगेंगे। यह असंभव है, ऐसा कभी न तो सोचें, न ही कहें। 2. पीछे हटें और फिर से शुरू करें। अक्सर हम इतने लंबे समय तक किसी समस्या के इतने करीब रहते हैं कि हम नए समाधान या नई शैलियों को नहीं देख पाते। मेरे एक इंजीनियर दोस्त को एक नई एल्यूमिनियम इमारत की डिजाइन बनाने का काम मिला। इस तरह की कोई चीज या इससे मिलती जुलती कोई चीज या उसकी डिजाइन अब तक किसी ने नहीं बनाई थी। मैं इस दोस्त से कुछ दिन पहले मिला और मैंने उससे पूछा कि उसकी नई बिल्डिंग का क्या हाल है। बहुत अच्छा नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैंने इन गर्मियों में अपने बगीचे में पर्याप्त समय नहीं दिया है। जब मैं लंबे समय तक डिजाइनिंग की कठिन समस्याओं में उलझा रहता हूं, तो मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ही मेरे मन में नए विचार आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उसने आगे कहा, कई इंजीनियरिंग के विचार तो मेरे मन में तब आते हैं जब मैं पेड़ के करीब बैठकर घास पर पानी डाल रहा होता हूँ। राष्ट्रपति आइजनहोवर से एक बार किसी पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि वे इतनी छुट्टियां क्यों मनाते हैं। उनका जवाब उन लोगों के बहुत काम का है जो अपनी रचनात्मक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं। आइजनहोवर ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जनरल मोटर चला रहा हो या देश, अपनी मेज पर बैठकर या ढेर सारे कागजों के बीच मुंह छिपाकर अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता है। वास्तव में प्रेसिडेंट को अपना दिमाग फालतू की चीजों से मुक्त रखना चाहिए।
उसे मूलभूत सिद्धांतों और मुख्य मुद्दों पर अपना खुद का चिंतन करते रहना चाहिए, ताकि वह स्पष्ट सोच सके और बेहतर निर्णय ले सके। मेरा एक भूतपूर्व बिजनेस सहयोगी अपनी पत्नी के साथ हर महीने 72 घंटे की छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जाता है। उसका मानना है कि इस तरह पीछे हटने और नए सिरे से शुरू करने से उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने ग्राहकों को अधिक लाभ पहुंचा पाता है। जब आपकी राह में बाधा आए तो पूरे प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में न डाल दें। इसके बजाय पीछे हटें, मानसिक रूप से खुद को तरोताज़ा कर लें। संगीत सुनें या टहलें या झपकी ले लें। इसके बाद जब आप उस समस्या का सामना करेंगे तो आपके कुछ सोचने से पहले ही आपके सामने इसका समाधान अपने आप आ जाएगा। बड़ी परिस्थितियों में भी अच्छे पहलू को देखना लाभदायक होता है। एक युवक ने मुझे बताया कि जब उसकी नौकरी छूटी तो उसने अच्छे पहलू को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बताया, मैं एक बड़ी क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनी के लिए काम कर रहा था। एक दिन मुझे नौकरी से हटाए जाने का नोटिस थमा दिया गया। मंदी का दौर चल रहा था और कंपनी उन कर्मचारियों को हटा रही थी जो उसके लिए कम महत्वपूर्ण थे। नौकरी में मुझे तनख्वाह तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से यह अच्छी थी। मुझे कई घंटे तक तो बहुत बुरा लगता रहा, परंतु फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोचूंगा। दरअसल मुझे ये नौकरी खास पसंद नहीं थी और अगर मैं यहीं बना रहता तो मैं ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता था। अब मैं कोई ऐसी नौकरी ढूंढ सकता जो मुझे पसंद हो। जल्दी ही मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई और अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ मेरी तनख्वाह भी ज्यादा थी। क्रेडिट कंपनी से निकाला जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। याद रखें, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें और हार को जीत में बदल लें। अगर आप स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीजें आपके लिए अच्छा काम करेंगी। संक्षेप में, सफलता और असफलता में फर्क इस बात का होता है कि असफलता, बाधा, निराशाजनक स्थितियों और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति आपका रवैया क्या है। हार को जीत में बदलने के लिए यह 5 सिद्धांत काम में लाएं। 1. असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। जब आप हारें तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करें। 2. अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। 3. किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें। ये पता लगाएं कि गलती कहाँ हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। 4. 5. लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवार से अपना सिर न टकराते रहें। नई शैलियों का प्रयोग करें। प्रयोगशील बनें। याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें और आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।